हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आईपीओ के मेले में आज बात करते हैं आने वाले आईपीओ के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी आईपीओ या शेयर में खरीद बिक्री की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड का आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स जैसे कि डेट्स, प्राइस और इसकी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ के मुख्य विवरण की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 17 अगस्त 2026 से लेकर 19 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। ऑफर प्राइस, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 57 रुपए से 60 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इस आईपीओ का लॉट साइज 250 शेयर्स का होगा। आप जानते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी सिर्फ अनवेरिफाइड मार्केट की अटकलों और अफवाहों पर आधारित होता है। यह कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। चलिए अब नजर डालते हैं इस आईपीओ की जरूरी टाइमलाइन पर। अलॉटमेंट डेट, शेयर्स का अलॉटमेंट 20 अगस्त 2026 गुरुवार को फाइनल होगा। रिफंड्स इनिशिएशन, जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिलेंगे उनका रिफंड 21 अगस्त 2026 शुक्रवार को शुरू हो जाएगा। डीमेट ट्रांसफर, सफल निवेशकों के डीमेट खाते में शेयर्स 21 अगस्त 2026 को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट और आखिरकार ये शेयर बाजार में 24 अगस्त 2026 सोमवार को लिस्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और इश्यू साइट से जुड़े आंकड़ों की। फेस वैल्यू, इस आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू प्राइस, शेयर का दाम 57 रुपए से 60 रुपए के बीच रखा गया है। लॉट साइज, एक लॉट में 250 शेयर्स मिलने वाले हैं। इश्यू साइज, ये पूरा आईपीओ 2600 करोड़ रुपए का है और अच्छी बात यह है कि यह पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू यानी फ्रेश इश्यू है, जिसका मतलब है कि कंपनी जुटाए गए पैसों को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेगी। मार्केट कैप, इस आईपीओ के आने के बाद कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 17,297.61 करोड़ रुपए का होगा। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ की संरचना और लिस्टिंग कहां होगी। इश्यू टाइप, यह एक बुक बिल्ट इश्यू है। लिस्टिंग, शेयर की लिस्टिंग सिर्फ एनएसई और बीएसई दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर होगी। रजिस्ट्रार, इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफाइन टेक्नोलॉजीज है, जहां आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। वेबसाइट, कंपनी की अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट hipax.com पर जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि किस कैटेगरी के निवेशकों के लिए कितना हिस्सा आरक्षित रिजर्व किया गया है। QIB कोटा, संस्थागत निवेशकों के लिए 75% हिस्सा रखा गया है। NIHNI कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कुल 15% कोटा तय किया गया है। रिटेल कोटा, आम निवेशकों यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% हिस्सा रिजर्व है। एम्प्लॉय कोटा, इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी अलग से कोटा रखा गया है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कुछ इस तरह है। शेयर होल्डिंग, प्री इश्यू आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स के पास कुल 88.74% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू, आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की यह हिस्सेदारी घटकर 75.40% रह जाएगी। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर्स कौन कौन है? BREP एशिया 2 EIP होल्डिंग NQ प्राइवेट लिमिटेड, BREP एशिया 2 इंडियन होल्डिंग को NQ प्राइवेट लिमिटेड, ब्रीप एशिया 3 इंडिया होल्डिंग को 3 प्राइवेट लिमिटेड। आइए जानते हैं कि यह कंपनी असल में क्या काम करती है और इसका मार्केट में क्या कद है। होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड की स्थापना 22 सितंबर 2009 को हुई थी। ये कंपनी एसेट्स के कुल एरिया के मामले में भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, ओनर और ऑपरेटर है। इसके एसेट्स भारत के टॉप 10 बाजारों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं, जिसमें दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख हब शामिल हैं। यह मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग पार्कों को विकसित करने, संचालित करने और उनका रखरखाव करने का काम करती है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल सर्विसेज को एक सिंगल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के तहत जोड़ता है। खुसरो, ये पूरी तरह से एक मजबूत मॉडल पर काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि कंपनी की मुख्य सर्विसेज क्या है और इसके क्लाइंट्स कौन है। कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट्स में बल्क स्टोरेज के लिए ग्रेड A+ क्वालिटी फुलफिलमेंट सेंटर, लाइट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और लास्ट माइल डिलीवरी व कोल्ड स्टोरेज के लिए 17 इन-सिटी सेंटर शामिल है। इसके अलावा कंपनी रूफटॉप सोलर पावर के जरिए ग्रीन एनर्जी मोनेटाइजेशन, ऑन साइट स्टाफ अकोमोडेशन और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी सुविधाएं भी देती है। 31 मई 2026 तक कंपनी के पास ई कॉमर्स, रिटेल, FMCG और ऑटो एंटीसिलरी सेक्टर के 118 से ज्यादा कस्टमर्स का बड़ा बेस है। सबसे खास बात यह है कि इसके कमिटेड ऑपरेशनल नेटवर्क का 54% से ज्यादा हिस्सा फॉर्च्यून 500 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है। अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। फिस्कल 2026 के दौरान कंपनी ने 6,913 रुपए और 81 पैसे मिलियन का ऑपरेशनल रेवेन्यू और 6,078 रुपए मिलियन का EBITDA दर्ज किया। हालांकि इस दौरान कंपनी ने 2,036 रुपए और 49 पैसे मिलियन का रेस्टेटेड लॉस घाटा भी रिकॉर्ड किया है। अगर दूसरे की मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का टोटल नेटवर्क 58.58 मिलियन वर्ग फीट का है और फिस्कल 2021 से इसका कमिटेड ऑक्यूपेंसी रेट लगातार 89% से ऊपर रहा है। 31 मई 2026 तक कंपनी के पास भारत में 268 फुल टाइम कर्मचारी हैं, जिन्हें 120 लोगों की इन हाउस डेवलपमेंट टीम का सपोर्ट मिलता है।
मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ की वजह से यह इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत में इस कंपनी का मुकाबला करने वाला सीधे तौर पर कोई दूसरा लिस्टेड पेयर नहीं है, यानी यह अपनी तरह का अकेला स्केल प्लेटफॉर्म है। किसी भी कंपनी का आईपीओ आने के पीछे क्या मकसद होता है और कंपनी आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी? इस आईपीओ का सबसे मुख्य उद्देश्य कर्ज का भुगतान करना है। पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य कंपनी और उसकी कुछ चुनिंदा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों होली ओन्ड सब्सिडरीज द्वारा लिए गए कुछ कर्जों का आंशिक या पूरा भुगतान प्रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट करना है, जिसके लिए कुल 2250 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कंपनी खुद शामिल है, साथ ही इसकी कई सब्सिडियरी कंपनियां भी हैं, जैसे बगुर लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड, एम्बासी इंडस्ट्रियल पार्क होसूर प्राइवेट लिमिटेड, फारूकनगर लॉजिस्टिक्स पार्क एलएलपी, FRK2 इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड, गुडलक बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, ILV डिस्ट्रिक्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड और इसी तरह की अन्य पहचानी गई सब्सिडियरी कंपनियां शामिल हैं। इन सब्सिडियरी कंपनियों में निवेश के जरिए ये कर्ज चुकाया जाएगा। कर्ज चुकाने के अलावा इस फंड का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है? सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। कर्ज चुकाने के बाद जो राशि बचेगी उसका उपयोग कंपनी अपने सामान्य कॉर्पोरेट कामकाज और बिजनेस की ग्रोथ के लिए करेगी। तो दोस्तों, साफ है कि इस आईपीओ से जुटाए गए ज्यादातर पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपना कर्ज कम करने के लिए कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसके पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के एसेट्स और रेवेन्यू की। एसेट्स। कंपनी के कुल एसेट्स लगातार तेजी से बढ़े हैं। 31 मार्च 2024 को यह 4993.17 करोड़ रुपए थे, जो 31 मार्च 2025 में बढ़कर 9851.54 करोड़ रुपए हो गए और 31 मार्च 2026 तक ये बढ़कर 13495.13 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। रेवेन्यू। कंपनी की कमाई में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। 31 मार्च 2024 को रेवेन्यू 245.51 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2025 में बढ़कर 439.34 करोड़ रुपए हुआ और 31 मार्च 2026 में ये छलांग लगाकर 767.84 करोड़ रुपए हो गया है। अब बात करते हैं कंपनी के मुनाफे यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। आंकड़े बताते हैं कि कंपनी अभी घाटे में चल रही है। 31 मार्च 2024 को कंपनी का घाटा 162.21 करोड़ रुपए था। 31 मार्च 2025 में यह बढ़कर 178.78 करोड़ रुपए हो गया और 31 मार्च 2026 को कंपनी ने 203.64 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा नेट लॉस दर्ज किया है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी की नेटवर्थ और उधारी पर। नेटवर्थ। 31 मार्च 2024 को नेटवर्थ 266.95 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2025 में घटकर 122.00 करोड़ रह गई थी, लेकिन 31 मार्च 2026 में ये जबरदस्त बढ़त के साथ 4676.16 करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व और सरप्लस। ये भी 31 मार्च 2024 के 166.71 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 3409.21 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कुल उधारी। टोटल बोरोइंग। कंपनी पर कर्ज की बात करें तो 31 मार्च 2024 को उधारी 3688.21 करोड़ रुपए थी, जो 31 मार्च 2025 में बढ़कर 7009.11 करोड़ रुपए हो गई थी और 31 मार्च 2026 में यह थोड़ी घटकर 6884.34 करोड़ रुपए पर आ गई है। तो दोस्तों, आंकड़े साफ हैं कि कंपनी का रेवेन्यू और एसेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि कंपनी अभी भी नेट लॉस में है और उस पर कर्ज भी है, जिसका एक बड़ा हिस्सा चुकाने के लिए यह आईपीओ लाया जा रहा है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले दोनों इस कंपनी की ताकत, स्ट्रेंथ्स और इसके साथ जुड़े जोखिम रिस्क के बारे में समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की मुख्य ताकत, स्ट्रेंथ्स की। 1. फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स। कंपनी के कमिटेड ऑपरेशनल नेटवर्क का 54% हिस्सा प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 कंपनियों के पास है, जिससे हाई क्वालिटी रेवेन्यू सुनिश्चित होता है। 2. विशाल नेटवर्क। देश के प्रमुख औद्योगिक हबों में फैले 45 रणनीतिक एसेट्स के साथ कुल 58.58 मिलियन वर्ग फीट का मैसिव नेटवर्क है। 3. ब्लैकस्टोन का समर्थन। ब्लैकस्टोन ग्रुप का मजबूत प्रमोटर बैकिंग मिलना, जिससे ग्लोबल लॉजिस्टिक्स की विशेषज्ञता और भारी वित्तीय संसाधन मिलते हैं। 4. शानदार क्लाइंट बेस। ई कॉमर्स, रिटेल, FMCG और हाई ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में 118 से ज्यादा कस्टमर्स का डाइवर्सिफाइड क्लाइंट पूल है। 5. हाई ऑक्यूपेंसी रेट। 93.56% का लगातार उच्च कमिटेड ऑक्यूपेंसी रेट है, जो कंपनी की प्रीमियम वेयरहाउसिंग सुविधाओं की मजबूत मांग को दर्शाता है। 6. भौगोलिक डाइवर्सिफिकेशन। दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख कंजम्पशन सेंटर्स समेत भारत के टॉप 10 बाजारों में भौगोलिक रूप से अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड है। अब बात करते हैं कंपनी के साथ जुड़े प्रमुख जोखिमों, रिस्क की। 1. एसेट अधिग्रहण। असेट्स का एक बड़ा हिस्सा हाल ही में प्रमोटर से अधिग्रहित किया गया है, जिससे प्रोफार्मा फाइनेंशियल जानकारी भविष्य के प्रदर्शन की सटीक तस्वीर न भी दिखाए। 2. डेवलपमेंट रिस्क। विशाल डेवलपमेंट नेटवर्क में कंस्ट्रक्शन में देरी और लागत बढ़ने जैसी अनिश्चितताएं हैं, जो कैश फ्लो पर बुरा असर डाल सकती है। 3. ऐतिहासिक घाटा। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल की वजह से हाई फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन के कारण कंपनी ने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घाटे दर्ज किए हैं। 4. लीज रिन्यूअल। लीज अवधि खत्म होने पर उम्मीद के मुताबिक रेंटल दरों पर ग्राहकों को आकर्षित करने या उन्हें बनाए रखने में विफलता बिजनेस के परिणामों को नुकसान पहुंचा सकती है। 5. इंडस्ट्री में मंदी। ग्रेड ए वेयरहाउसिंग की मांग सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स से जुड़ी है, इसलिए इन सेक्टरों में मंदी आने से डिमांड कम हो सकती है।
तो दोस्तों, कंपनी के पास जहां मजबूत क्लाइंट्स और ब्लैकस्टोन का सपोर्ट जैसी बड़ी ताकतें हैं, वहीं भारी कर्ज और ऐतिहासिक घाटे जैसे रिस्क भी मौजूद हैं। निवेश करने से पहले अपनी खुद की वित्तीय रिसर्च जरूर करें। शेयर बाजार और आने वाले नए आईपीओ, अपकमिंग आईपीओएस की लेटेस्ट जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर बाजार और